हेलो एवरीवन। अब तक हमने आपको जेएलओ राजस्थान का पूरा सिलेबस दे दिया है, चाहे वो एविडेंस एक्ट हो, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो। कंप्लीट सिलेबस करा चुके हैं हम अपनी वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस बनाए हैं सारे हमने। अगर आप हमारे मैटर को अभी तक प्राप्त नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारा मैटर सीरियल से लगा हुआ है उस पर उसको देख लें। अब आपके सिर्फ 60 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। एग्जैक्ट आपका 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। आज से 60 दिन बचे हैं, इसलिए प्रत्येक दिन हम आपको कम से कम 10 प्रश्न एक रेगुलर वे में देंगे प्रीवियस ईयर के, क्योंकि इससे पहले हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर जो पेपर 1 होता है उसके क्वेश्चन पेपर दोनों 2013 और 2019 का दे चुके हैं। अब आज से हम 2019 का पेपर शुरू करा रहे हैं। पहले पेपर नंबर 2 है जो जिसमें सीपीसी और सीआरपीसी आती है, और 15 दिन के वीडियोस में आपको 2019 का पेपर पूरा मिल जाएगा। फिर अगले 15 दिन में 2013-14 वाला पेपर मिलेगा। फिर एविडेंस एक्ट का पेपर कराएंगे और एविडेंस के भी पहले 2019 का पेपर कराएंगे, फिर 2013-14 का पेपर कराएंगे। कुल मिला के 60 दिन बचे हैं। पर डे आपको 10 प्रश्न हम करा के देंगे। आप बाकी मैटर को पढ़ते रहिए और प्रश्न 10 मिनट निकाल के आप सॉल्व करते रहिए। पहला प्रश्न जो जेएलओ राजस्थान 2019 के पेपर में आया था, पेपर नंबर 2 है ये, सीआरपीसी और सीपीसी का। पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो एक पक्षीय डिग्री की अपील होती है, जिला न्यायालय द्वारा पारित डिग्री की अपील होती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिग्री की भी अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। इसमें पूछा गया है किसकी अपील नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री की अपील नहीं होती है। ये सारा मैटर हमने आपको एक हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में दे दिया है। ये आंसर नंबर 1 है। सीपीसी की धारा 96(3), हर जगह हमने जहाँ धाराएं ज़रूरी हैं या ऑर्डर ज़रूरी हैं वहाँ धाराओं या ऑर्डर का उल्लेख किया है। जैसा कि अपील की बात आती है, डिक्री की अपील, तो 96(3) के अनुसार पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होती। इस तरह से उत्तर हमने लिख रखे हैं। आप इस मैटर का पीडीएफ डाउनलोड कर ले, 2 पेज का पीडीएफ मिलेगा आपको पर डे, और दो पेजों में आपके पूरा मैटर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 74 संबंधित है। तो सीपीसी की धारा 74 जो है वो आप लोग जानते हैं, निष्पादन का प्रतिरोध। कोई डिग्री पारित कर दी गई है और जिसके खिलाफ पारित की गई है वो आदमी जानबूझकर उस डिग्री को निष्पादित नहीं होने दे रहा है, उसका प्रतिरोध कर रहा है, तो इसके लिए धारा आती है 74। फिर प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता कौन अभिनिर्धारित करता है। तो सिविल न्यायालय की अधिकारिता को अभिनिर्धारित करने का कार्य, निर्धारित करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को प्राप्त है। मतलब अधिकार जो है सिर्फ न्यायालय को प्राप्त है। कहने का मतलब है ना ही वादी, ना ही प्रतिवादी, ना ही साक्षी, कोई भी न्यायालय की अधिकारिता को अभिनिर्धारित नहीं कर सकता। अगर कोई सिविल न्यायालय की न्यायिक अधिकारिता को अवधारित कर सकता है तो है वो स्वयं न्यायालय और कोई भी नहीं। फिर प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि फैक्टा प्रोवेंडा से आशय है। पूछा जाता है, बहुत ही पूछी जाती है कोटेशन कि फैक्टा प्रोवेंडा क्या है। तो फैक्टा प्रोवेंडा का मतलब आशय या अर्थ है कि तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता है, वो सारे तथ्य जिनको साबित किया जाना चाहिए, साबित करने की आवश्यकता पड़ती है, वो तथ्य कहलाते हैं फैक्टा प्रोवेंडा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 का प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता है। 3 सही था, और 2 का, प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए सही था। और प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो ऑप्शन संख्या 3 सही थी प्रश्न संख्या 1 की। फिर प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइए। फिर 5वें प्रश्न में पूछा गया है किसी भी पक्षकार को वाद की सुनवाई के दौरान पर्याप्त हेतु दर्शित करने पर कितनी बार
स्थगन अनुदत्त किया जाता है? ये प्रश्न 2013 में भी आया है। पूछा ये गया है कि कोई पक्षकार है, बार बार न्यायालय से चाह रहा है कि उसको मतलब कुछ समय और मिल जाए, स्थगित करना चाह रहा है मामले को कुछ समय के लिए, तो कुल मिला के स्थगन का आदेश अधिकतम 3 बार न्यायालय दे सकता है। 3 से ज़्यादा बार स्थगन का आदेश न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये एग्जैक्टली दूसरे ऑप्शन में 3 बाद लिखा है, बाद नहीं है, 3 बार न्यायालय 3 बार स्थगन का आदेश दे सकता है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन 2 सही है। फिर प्रश्न संख्या 6 पूछी गई है कि दरियाओ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट का केस था। ये इसमें पूछा गया ये किस मामले से संबंधित था? तो दरियाओ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था, ये प्राण न्याय या पूर्व न्याय या पूर्व न्याय के सिद्धांत से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। याद करने पड़ेगा ये आपको कि दरियाओ सिंह का वाद जो है प्राण न्याय या पूर्व न्याय से संबंधित है। फिर प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी अभिवचन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभिवचन में किन चीज़ों को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये आप बताते हैं कि सबूत का भार, जो आप अभिवचन देते हैं, चाहे वो वाद दायर कर रहे हो या लिखित कथन दे रहे हो, तो वो सारे के सारे अभिवचन कहलाते हैं। तो इनमें आपको सबूत के भार के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है 7वें का। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा सिविल न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करती है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में बताया गया है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति, एज इट इज आपको याद रखना है धारा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है वो व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से वाद संस्थित करता है उसे क्या कहते हैं? तो वो व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से वाद संस्थित करता है उस व्यक्ति को वाद मित्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि डिक्री के निष्पादन के लिए निर्णीत ऋणी गिरफ्तारी के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान कौन करता है? तो निर्णीत ऋणी के निष्पादन के लिए जो भुगतान होता है गिरफ्तारी के मामले में, जीवन निर्वाह का भुगतान डिक्रीदार करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 10 का। हालांकि प्रश्न संख्या 10 तक हम पढ़ाएंगे आपको अगले हर रेगुलर उसमें। आज 2 प्रश्न एक्स्ट्रा करा दे रहे हैं, 12 तक करा दें, पहला दिन आज आप लोगों का। तो देखें प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 24 में किसके द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाता है? तो आदेश 24 एग्जैक्टली जो है इसमें धनराशि का भुगतान प्रतिवादी द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिवादी क्या करेगा? भुगतान करेगा। 24 का एग्जैक्टली हेडिंग ही यही है, दावे की तुष्टि में प्रतिवादी द्वारा रकम का निक्षेप। कहने का मतलब है जो दावा किया गया है उसकी तुष्टि करने के लिए, पूर्ति करने के लिए प्रतिवादी क्या करता है? रकम को जमा कराता है, निक्षेप कराता है। आखिरी प्रश्न आज का हम लोगों का टर्न का है, प्रश्न संख्या 12। ये 13वां प्रश्न हम अगले टर्न पर कराएंगे क्योंकि हमने आपको एग्जैक्टली ये 12 प्रश्नों का उत्तर दिया है। यहाँ पर ये रिटिन मैटर आपको हमने दे दिया है। ये मैटर जब आप याद करेंगे तो आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन के उत्तर मतलब 1 लाइनर टाइप के उत्तर बना दिए हैं, आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तब भी आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पूरी CPC और पूरी CRPC 10 प्रश्न आप 10 मिनट हमको दीजिए अनुमानित, आपके 10 मिनट के अंदर अंदर हम पूरा आपको CPC CRPC जो भी पहले पूरा मैटर पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन कराते रहेंगे। तो कुल मिला के मतलब यह है कि प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया था कि 11वां प्रश्न था आपका, 11वें प्रश्न पे थे कि आदेश 24 के अंतर्गत, ये था प्रश्न संख्या 11 आपके पास कि आदेश 24 के अंतर्गत धनराशि का भुगतान प्रतिवादी के द्वारा किया जाता है। आखिरी प्रश्न संख्या 12, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 25 के अंतर्गत खर्चों के लिए प्रतिभूति कौन देता है? तो आदेश 25 में 24 में प्रतिवादी और 25 में वादी, ये बात याद रख लीजिएगा। तो
आदेश 25 के अंतर्गत जो खर्चों की प्रतिपूर्ति है वो वादी देता है। इस तरह से ये हमने आपको 12 प्रश्न करा दिए आज के टर्न पर। अगले टर्न से हर टर्न पर हम आपको 10 प्रश्न देंगे और अनुमानित 10 मिनट आपका लेंगे। इस तरह से आपके 10 मिनट के अंदर अंदर 10 प्रश्न कराते चले जाएंगे पर डे, और इस तरह से आपका पूरा सीपीसी और सीआरपीसी तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम आपके एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं हम, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और सारा सिलेबस जितना भी आपके जेएलओ राजस्थान में आता है पूरा सिलेबस हम अपने मैटर में दे चुके हैं। अगर कोई असुविधा हो रही है, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे आप नीचे उतरते चले जाएंगे हमारे मैटर में, आपको सारी चीज़ें सीरीज से लगी हुई मिल जाएंगी। अपने जैसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर हमने कंप्लीट जेएलओ सीआरपीसी, कंप्लीट जेएलओ एविडेंस एक्ट, कंप्लीट जेएलओ 2023, कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट जेएलओ सीपीसी, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, तुरंत प्लेलिस्ट पर चले जाइए, पूरा ब्रॉड में आपको मैटर मिल जाएगा सारा समझने के लिए। सारे प्रश्न जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका इस तरह से रिटन फॉर्म में 1 लाइनर टाइप में आपको आंसर मिल जाएगा। और हमने अपना नंबर भी दे रखा है, अगर आपको कोई भी असुविधा हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। चूँकि 12 आज प्रश्न थे इसलिए अनुमानित 12 मिनट हमने आपके लिए। आइंदा से हम आपके अनुमानित सिर्फ 10 मिनट लेंगे पर डे। 10 मिनट आप किसी भी टाइम हमारा निकाल लीजिए, अपने टाइम में से हमारे लिए 10 मिनट निकालिए, और पूरे सिलेबस को हम आपको 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज करा देंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को, और ज़रूरतमंदों को ये शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।